हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्रेजी फॉर आईएएस में। वेलकम टू क्रेजी फॉर आईएएस एंड हियर वी आर बैक विद द करंट अफेयर्स ऑल इन वन सीरीज फॉर 22 अप्रैल, जहाँ पे हमने ये नया टास्क स्टार्ट किया है ऑफ कंपाइलिंग द मेजर जो भी वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल्स होते हैं वहाँ से सारी न्यूज़ को एक ही जगह पे कंपाइल करके लेकर आना, और ताकि आपको 10 जगहों पे ना जाना पड़े, आपकी एक ही जगह पे सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। एंड लाइक आई टोल्ड यू कि यू कैन गो एंड क्रॉस चेक, और आप अपने फीडबैक भी दे सकते हैं। एंड थैंक्स अ लॉट, आप लोग का काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है एंड बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल फैक्टर है वो। तो इसी तरीके से फीडबैक देते रहिए और मोटिवेट करते रहिए, ताकि इस तरीके के और अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स और अच्छे अच्छे वीडियोज़ हम लेकर आएँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स। तो पहली न्यूज़ जो थी, इट इज़ दैट ICMR हैज़ आस्क्ड टू स्टेट्स टू स्टॉप यूजिंग द रैपिड टेस्ट किट्स फॉर 2 days। तो ये ऑर्डर अभी आया है जब कई सारे स्टेट्स ने कंप्लेन करना शुरू किया कि फॉल्टी किट्स आ रहे थे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी 3 लाख कोविड रैपिड टेस्टिंग किट्स जो है चाइना से ले चुका है, और 6.5 लाख किट्स और इम्पोर्ट करने वाला था। ओके, और अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज़ कर रही थी वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR टेस्ट यूज़ कर रही थी, जिसमें जो रिजल्ट्स आते थे वो 4-5 घंटे में आते थे, जबकि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट से 15 से 30 मिनट में आपको रिजल्ट्स आ जाते थे। ओके, तो वो मतलब इस तरीके के फॉल्ट टिकट्स आ रहे हैं, इसलिए अभी रोकने को कहा है। सेकेंड न्यूज़ इज़ दैट संयम मोबाइल एप्लीकेशन जो है इसे लॉन्च किया गया है। पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसे लॉन्च किया है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, और इस एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है होम क्वारंटाइन सिटीजन्स को मेनली मॉनिटर करने के लिए। तो टीम्स बनाई जाएंगी जो कि फॉलो अप करेंगे विद द होम क्वारंटाइन पीपल डेली, और ये भी चेक करेंगे इफ़ देर आर सेपरेट फूड, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स और वॉशरूम्स प्रोवाइडेड टू द होम क्वारंटाइन पर्सनस। ओके, तो मतलब जिनको होम क्वारंटाइन पे रखा गया है उनको ये ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी ताकि इन लोग ट्रैक कर सकें, और इसमें GPS ट्रैकिंग सिस्टम है, ताकि वही कि अगर कोई भी घर से निकलता है क्वारंटाइन पर्सन तो उसको ट्रैक किया जा सके। तो इसमें कलर कोड्स बनाए, लाइक द रेड कोड इज कि इफ़ द पर्सन हैज़ स्टेड आउट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, येलो अगर लिमिटेड मूवमेंट्स हैं, और ग्रीन अगर ही हैज़ कन्फाइंड हिमसेल्फ टू हाउस लिमिट्स। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट थर्ड फेज ऑफ गुजरात सुजलाम सुफलम जल संचय अभियान बिगिंस। तो समझ में आ रहा है ये मतलब वाटर कंजर्वेशन का स्कीम है गुजरात का। इसको 2018 में स्टार्ट किया गया था, जब उस टाइम पे वीक मानसून्स हुए थे, ताकि गुजरात को वाटर डेफिसिट स्टेट से वाटर सरप्लस में कन्वर्ट किया जा सके। और इसलिए अभी इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है गुजरात की काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और ये किया कैसे, इस अभियान में किया क्या है, दे हैव डीपेंड द लेक्स, चेक डैम्स, रिवर्स एंड रिजर्वॉयर्स, और इसके अलावा डिसिल्टेड सॉइल का यूज़ किया जाता है फॉर फार्मिंग। ओके, और गुजरात गवर्नमेंट ने प्लान किया है टू इम्प्लीमेंट द स्कीम टू गिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द रूरल पॉपुलेशन। तो मनरेगा वगैरह के थ्रू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, खासकर माइग्रेंट्स को, क्योंकि आपको पता है कि माइग्रेंट्स का इशू अभी बहुत ज़्यादा रह रहा है। कोविड के टाइम पे ये चीज़ आई, और आगे एक एडिटोरियल में हम भी डिस्कस करेंगे कि इस इशू से क्या क्या चैलेंजेस हैं। ओके, और एक और चीज़ बता दूं, ये जो स्कीम है सुजलाम सुफलाम जल संचय स्कीम, इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में कर रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट का 60% एक्सपेंडिचर रहेगा, और जो बाकी पीपल्स कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा इट विल कंप्राइज द 40% शेयर। ओके, नाउ देर वॉज अ न्यूज़ अबाउट टीम मास्क फोर्स। तो ये क्रिएट की है BCCI ने, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो कि 1928 में बना था। इसमें जो सबसे रिवर्ड क्रिकेटर्स हैं, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, और इसके अलावा कई फीमेल क्रिकेटर्स वगैरह, इन सबको इसमें इन्वॉल्व किया गया है। और ये क्यों बनाई गई है, टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ वेयरिंग फेस मास्क इन पब्लिक प्लेसेस। ठीक है, तो याद रखना BCCI ने इसको क्रिएट किया है, टीम मास्क फोर्स। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ दैट CSIR ने अभी अप्रूव किया है क्लिनिकल ट्रायल ऑफ सेप्सी-वैक ड्रग ऑन क्रिटिकली इल COVID-19 पेशेंट्स। और ये न्यूज़ कल भी थी। तो इस ड्रग का नाम याद रखना, सेप्सी-वैक है, और DCGI ने इसको अप्रूव किया है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने। और एक्चुअली में ये जो ड्रग था ये हम कल भी डिस्कस किए थे कि ग्राम नेगेटिव सेप्सिस पेशेंट्स के लिए यूज़ होता था,
और इसलिए आज आपको इसका बताना है। अगर कल आपने वीडियो देखा है तो आपको पता होगा ग्राम नेगेटिव सेप्सिस क्या होता है, उसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जो कोविड-19 पेशेंट्स होते हैं उनका मेजर कॉज ऑफ डेथ जो होता है वो होता है साइटोकाइन स्टॉर्म, ठीक है। तो साइटोकाइन स्टॉर्म में बेसिकली क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम होता है बॉडी का वो अटैक करने लगता है दोनों इन्फेक्टेड और अनइन्फेक्टेड सेल्स पे भी। साइटोकाइंस जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में नॉर्मली प्रोड्यूस होते हैं इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शंस, तो आपका कुल मिला के इम्यून सिस्टम भी जो होता है वो अटैक करने लगता है, ठीक है। नाउ G20 एग्रीकल्चरल मिनिस्टर्स मीट हुई थी, और अभी जैसे पता है हर चीज़ वर्चुअली हो रही है तो उसी तरीके से हुआ था, और इसको चेयर किया था सऊदी अरेबिया ने। और इसमें नेशंस ने रिजॉल्व किया है टू वर्क टुगेदर ऑन न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी, और इसके साथ में एम किया है टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ फूड सप्लाई वैल्यू चेन, ओके। और आईफेड जो है इसने कहा है, इसके बारे में भी कल हमने देखा था आईफेड के बारे में, इट विल हेल्प इन टेक्निकल असिस्टेंस, प्रोवाइड कैपेसिटी बिल्डिंग और रेजिलियंस ऑफ एग्रीकल्चर इंप्रूव करेगा। और इसके अलावा एक और टर्म था एमिस, तो ये याद रखना किससे जुड़ा हुआ है, ये G20 से जुड़ा हुआ है क्या, ये है एग्रीकल्चरल मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो दिस विल हेल्प to coordinate policy responses, okay. Now there was a global annual report released by UN, FAO and World Food Program। तो इसके अकॉर्डिंग फूड क्राइसिस जो है वो 10% बढ़ गया है, और 265 मिलियन पीपल पूरे वर्ल्ड में जो हैं वो 2020 में फूड सिक्योरिटी फेस कर रहे हैं। और जो फूड क्राइसिस है इट इज़ मेनली ड्यू टू इकोनॉमिक शॉक्स, कन्फ्लिक्ट्स एंड वेदर रिलेटेड इवेंट्स सच एज ड्राउट। तो याद रखना 10% ग्रो कर गया है, और इसके जो रीजंस मेन है वो भी याद रखना, इकोनॉमिक शॉक्स, कन्फ्लिक्ट्स और वेदर रिलेटेड इवेंट्स, ओके। एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है जिसमें जो रिलीज़ किया गया है अभी, तो उसमें इंडिया की जो रैंक है वो 142nd आई है आउट ऑफ 180। तो टोटल 180 कंट्रीज़ का था, तो ये 2 प्लेसेस ड्रॉप कर गया है, पहले 140 थी। और इसको कैसे याद रखोगे, साइड में एक छोटा सा आइकन बना हुआ है, वो प्रेस का इंसान दिख रहा है माइक पकड़े हुए, ठीक है, तो उससे याद रख लेना। एंड with no murder of journalist in India in 2019 as compared to 2018। 2018 में 6 जर्नलिस्ट का मर्डर हुआ था, 2019 में एक का भी नहीं हुआ था, जिसकी वजह से सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हुई है। लेकिन हमारी फिर भी प्लेस नीचे क्यों आ गई, रैंक नीचे क्यों आ गई, उसकी वजह यह है कि देयर हैव बीन वायलेशंस इन प्रेस फ्रीडम रिप्राइजल्स, जिसको किसने इंस्टिगेट किया था, करप्ट लोकल ऑफिशियल्स एंड एम्बुशेस बाय पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ओके। तो ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है। और इंडेक्स इज कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये याद रखना, पेरिस बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें फर्स्ट रैंक जो है वो नॉर्वे की है, और 4 साल से नॉर्वे फर्स्ट आ रहा है इसमें, फिनलैंड सेकंड है, डेनमार्क थर्ड है। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो होती हैं वो हमेशा ऐसे इंडेक्सेस में टॉप पर ही होती हैं, जब करप्शन वगैरह की बात आती है तो हम ऊपर आ जाते हैं, ओके। और याद रखना कि इसको कब से किया जा रहा है, ये 2002 से किया जा रहा है, ये इंडेक्स को, ठीक है, बनाया जा रहा है। Now GOI brings an ordinance making attack on doctors punishable up to 7 years, ठीक है। तो 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सज़ा हो सकती है अगर आप डॉक्टर्स पे अटैक करते हो। तो नॉन सीरियस केसेस में जो वर्कर्स हैं उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी 50,000 की, और अगर सीरियस केस होता है तो 2 लाख से 5 लाख तक की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। और इसके लिए ऑर्डिनेंस लाया गया है टू अमेंड द एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट ऑफ 1897, और इसके साथ में इस एक्ट को याद रखना कॉन्करेंट भी बना दिया गया है, जिससे स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसके ऊपर एक्शन ले सकती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ दैट अप्रैल 23 जो कि आज है, इट इज़ द वर्ल्ड बुक डे या फिर वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट्स डे भी बोलते हैं, और इसको ऑर्गेनाइज करता है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 1995 से। और इसका आइडिया जो दिया था वो राइटर विसेंट क्लेविल एंडर्स ने दिया था टू सेलिब्रेट इट ऑन दी डेथ एनिवर्सरी ऑफ ऑथर मिगुएल डी सर्वेंटेस। तो मिगुएल डी सर्वेंटेस जो थे वो एक स्पेनिश राइटर थे, और एक्चुअली में इनके बर्थ एनिवर्सरी पे होना था, इसको आइडिया जो था बर्थ एनिवर्सरी पे करने का था, लेकिन इनको अब डेथ एनिवर्सरी पे किया जाता है, बिकॉज 23 अप्रैल ऑल्सो कोइंसाइड्स विद द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ शेक्सपियर, ओके। और सर्वेंटिस के बारे में एक और चीज़ बता दें, ही वॉज वेल नोन फॉर द क्लासिक वेस्टर्न लिटरेचर डॉन क्विक्सोट, ठीक है। डॉन क्विक्सोट भी इनकी एक मतलब फेमस क्लासिक वो है, लिटरेचर है, ओके।
Now, UK High Court has dismissed fugitive liquor baron Vijay Mallya's appeal against extradition to India. तो माल्या और जो उनकी फर्म है किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड, वैसे तो सबको ही सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जिनको नहीं पता है उनको अच्छे से डिटेल में चीज़ें भी पता चल जाएगी. तो दे हैव कम अंडर द स्कैनर ऑफ कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, CBI, SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस एंड SEBI, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने लोन डिफ़ॉल्ट किए थे ऑफ ओवर ₹10,000 करोड़, 10,000 करोड़ से ज़्यादा का घपला किया था टू अ कंसोर्टियम ऑफ इंडियन बैंक्स लेड बाय SBI. ठीक है, तो अब ED ने इनको चार्ज किया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के लिए. तो ये भी आप याद रख सकते हो कि PMLA का किसके पास रहता है, ED के पास में रहता है, सेक्शन 3 और 4 में चार्ज किया है. और CBI ने जो है चार्ज किया है फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी फॉर चीटिंग 420C एंड अंडर सेक्शंस 13(1)(d) एंड 13(2) ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट. ओके, और इसके साथ ही याद रखना कि विजय माल्या इज ऑल्सो द फर्स्ट पर्सन टू बी डिक्लेयर्ड अ फ्यूजिटिव ऑफेंडर अंडर द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट. ओके, अब ये एक्ट क्या बोलता है इसके बारे में अच्छे से देख लेते हैं. तो इस एक्ट के तहत ऐसा इंसान एक ऑफेंडर होता है जिसके इफ़ देर इज़ एन अरेस्ट वारंट अगेंस्ट हिम फॉर इन्वॉल्वमेंट इन इकोनॉमिक ऑफेंसेस ऑफ एटलीस्ट ₹100 करोड़. तो 100 करोड़ या ज़्यादा से अगर आपने कोई ऑफेंस किया है और उसके बाद में आप इंडिया से भाग गए हो टू एस्केप लीगल एक्शन, तो ऐसा इंसान इस एक्ट में ऑफेंडर माना जाएगा. तो अब इसके बाद प्रोसीजर क्या रहेगा वो इम्पॉर्टेंट है कि अब जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होंगी वो एक एप्लीकेशन फाइल करेंगी स्पेशल कोर्ट में अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002, और इसमें डिटेल्स रहेंगी कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ कॉन्फिस्केट की हैं और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन उसके वेयर अबाउट्स के बारे में है तो. और जैसे ही एप्लीकेशन फाइल होगी तो स्पेशल कोर्ट एक इशू नोटिस करेगी उस इंसान के लिए टू अपीयर एट अ स्पेसिफाइड प्लेस एंड डेट, और जो नोटिस दिया जाएगा उससे करीब 6 हफ्ते की डेट रहेगी कि आपको वहाँ पे अपीयर होना है. और प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट हो जाएंगी अगर वो इंसान अपीयर करता है. अगर वो तभी भी नहीं अपीयर करता है तो उसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर देंगे बेस्ड ऑन द एविडेंस फाइल्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज. अब जो ये इंसान है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, ये चाहे तो इस प्रोक्लेमेशन को चैलेंज कर सकता है हाई कोर्ट में 30 दिन के अंदर अंदर. मतलब जैसे ही उसको डिक्लेयर किया है तो उसको 30 दिन के अंदर अंदर ये चैलेंज करना होगा हाई कोर्ट में. ओके, Now prices of West Texas Intermediate in the US recently fell to minus $40.32 a barrel. ये न्यूज़ जो है ये कल भी थी, WTI के बारे में बताया था. आज इसको थोड़ा और डिटेल में ले लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर एडिटोरियल आया था. तो सबसे पहले देखते हैं, आप देखो -40.32 लिखा है. तो माइनस का क्या मतलब है, एक्चुअली में जो नेगेटिव ऑयल प्राइसेस क्या होते हैं. तो WTI का जो ऑयल है उसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रेड किया जाता है. ठीक है, फ्यूचर्स क्या होते हैं, ये डेरिवेटिव फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि मतलब पार्टीज जो हैं वो साथ में अग्री करती हैं कि एक फ्यूचर डेट पे और प्री डिटर्मिन्ड प्राइस पे उस एसेट का ट्रांजैक्शन किया जाएगा. तो फ्यूचर में होगा, इसकी वजह से इसको अभी माइनस में वो करते हैं. और WTI जो ये न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में है और वेयर ट्रेडर्स बाय एंड सेल मंथली फ्यूचर्स. ठीक है, तो मंथली फ्यूचर्स यहाँ पे किए जाते हैं. तो अभी जैसे मई वाला जो फ्यूचर है वो शायद ख़त्म हो गया है, ख़त्म होने वाला था, तो जिसकी वजह से अभी इसका जो प्राइसेस हैं वो बहुत गिर गए हैं. और याद रखना कि करंट मार्केट प्राइस कहीं भी जाए, बायर को उसी प्राइस पे परचेज करना पड़ेगा और सेलर को उसी प्राइस पे सेल करना पड़ेगा जो कि डिसाइडेड है. ठीक है, और जो WTI क्रूड का कॉन्ट्रैक्ट है वो बेंचमार्क है फॉर US क्रूड ऑयल प्राइसेस. ठीक है, तो एक बैरल जो होता है ऑफ क्रूड वो कई सारे चीज़ों पे उसका प्राइस डिपेंड करता है, जैसे सप्लाई, डिमांड और उसकी क्वालिटी पे. ओके, तो अभी क्या है, कुछ टाइम से जो सप्लाई है वो ज़्यादा है डिमांड से, क्योंकि क्यों, अब आपको भी पता है रीज़न, ट्रैवलिंग नहीं हो रही है, कुछ ये सब चीज़ें जो मतलब ऑयल वगैरह से जो भी व्हीकल्स चलते हैं तो वो नहीं चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से कोरोना वायरस के चलते इसमें अभी डिमांड में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है. ओके, तो अब क्या है, कुल मिला के ओवर सप्लाई है
और स्टोरेज टैंक्स जो हैं WTI के वो इतने ज़्यादा फुल हैं कि अब स्पेस ही नहीं है, ठीक है। तो जो मे कॉन्ट्रैक्ट्स जिन इन्वेस्टर्स के पास थे, अब वो दूसरी डिलीवरी ऑयल की लेना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? आप ऑयल आप ले लोगे तो आपको उसको स्टोर भी करना पड़ेगा, स्टोर करने का भी आपको फिर कॉस्ट उठाना पड़ेगा, है ना। तो इसकी वजह से वो आगे का मतलब डिलीवरी वगैरह नहीं ले रहे हैं। लेकिन इसके पहले भी क्या बात थी वो भी देख लेते हैं। इसके पहले की सिचुएशन क्या थी? कोविड-19 आउटब्रेक के पहले ही क्रूड ऑयल प्राइसेस जो थे वो पिछले कुछ महीनों से गिरते आ रहे थे, और इसकी वजह वही थी कि सप्लाई ज़्यादा था और डिमांड कम ही थी। मतलब मार्च अर्ली में भी सऊदी अरेबिया और रशिया के बीच में मतलब थोड़ा टसल हुआ था, तो उन्होंने डिसएग्री किया था ओवर द प्रोडक्शन कट्स, ठीक है, रिक्वायर्ड टू कीप प्राइसेस स्टेबल। तो उस टाइम पे यही सोचा था प्राइसेस स्टेबल के लिए प्रोडक्शन कट करेंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने एग्री नहीं किया था। तो जिसकी वजह से जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं लेड बाय सऊदी अरेबिया, उन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन तो उतना ही रखा, आप समझ रहे हो, सप्लाई उतना ही है, लेकिन अपने प्राइसेस वो अंडर कट करते गए, है ना, एक दूसरे को कंपटीशन देने के लिए। तो अगर नॉर्मल टाइम में होता तो उसी टाइम पे ये चीज़ सस्टेन नहीं कर सकती थी, दिस वाज एन अनसस्टेनेबल स्ट्रेटजी। लेकिन अभी ये और ज़्यादा कैलेमिटस क्यों हो गई है? बिकॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ नोवल कोरोना वायरस। तो अब क्या है, अब तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और कम हो गई है, ऑयल डिमांड और कम हो गई है, और सप्लाई आपने काटा नहीं है, तो इसकी वजह से प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा गिर गए हैं, ओके। और अब लॉकडाउन के बाद में वही है कि जैसे जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ एक एक करके कोविड-19 जाता जा रहा था, वहाँ पे हर कहीं लॉकडाउन में जा रहे थे, हर कहीं फ्लाइट्स कम होती जा रही, कार्स और इंडस्ट्रीज़ कम होते जा रहे थे, तो ऑयल यूज़ नहीं हो रहा था। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, जो इंडियन क्रूड ऑयल बास्केट है उसमें WTI नहीं है, इट ओनली हैज़ ब्रेंट एंड ऑयल फ्रॉम सम ऑफ द गल्फ कंट्रीज़। तो इसकी वजह से कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ऑयल का ट्रेड ग्लोबली होता है, तो जिसकी वजह से इसका कुछ रिफ्लेक्शन इंडियन बास्केट में भी दिख रहा है। और अब इंडिया को, लेकिन ये लोअर प्राइसेस, अब तेल का प्राइस घट रहा है, तो इंडिया को ये दो तरीके से हेल्प कर सकता है। कैसे? कि अगर लो प्राइसेस गवर्नमेंट जो है वो कंज्यूमर्स को पास ऑन कर देती है, तो जब भी इकोनॉमिक रिकवरी शुरू होगी तो इंडिविजुअल कंजम्पशन जो है वो बूस्ट होगा। और इसकी जगह पे अगर गवर्नमेंट नहीं घटाती है प्राइसेस, तो उनको तो वहाँ से कम प्राइस पे मिल रहा है, तो ये टैक्स मतलब ज़्यादा लगा रहे हैं ऑयल के ऊपर। तो अगर टैक्स ज़्यादा लगाएंगे तो कुल मिला के गवर्नमेंट का रेवेन्यू बूस्ट होगा। तो दोनों तरीके से गवर्नमेंट को फ़ायदा मिल सकता है। अब एक चीज़ है, बेंचमार्क क्रूड होता क्या है? तो ये वो क्रूड ऑयल होता है जिसको रेफरेंस प्राइस की तरह रखा जाता है फॉर बायर्स एंड सेलर्स ऑफ क्रूड ऑयल, ठीक है। तो अब तीन तरीके के प्राइमरी बेंचमार्क्स होते हैं, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, WTI ब्रेंट ब्लेंड और दुबई क्रूड, ठीक है। और जो दूसरे होते हैं वो हैं, जैसे ओपेक के लिए है ओपेक रेफरेंस बास्केट, फिर सिंगापुर के लिए टेपिस क्रूड है, नाइजीरिया के लिए बोनी लाइट है, रशिया के लिए यूराल्स ऑयल है, और मैक्सिको का इस्थिमस है, ओके। अब यहाँ पे एक डिफरेंस दिया हुआ है WTI और ब्रेंट में। तो सिमिलैरिटी क्या है, दोनों लाइट और स्वीट हैं फॉर फ्यूल रिफाइनमेंट, मतलब लाइट और स्वीट होना अच्छी बात है। एंड मेजॉरिटी ऑफ ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पेग्ड टू आइदर WTI या ब्रेंट, ठीक है। तो ज़्यादातर या तो WTI पे बेंचमार्क होता है या ब्रेंट पे, ठीक है। डिफरेंस क्या है, WTI कहाँ से आता है, ऑयल फील्ड्स इन US से, और ब्रेंट कहाँ से आता है, फ्रॉम ऑयल फील्ड्स इन नॉर्थ सी। और WTI कहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लुइसियाना, नॉर्थ डकोटा और टेक्सास में। और ब्रेंट किया जाता है ब्रेंट फोर्टिस, ऑसबर्ग और एकोफिस्क ऑयल फील्ड्स, याद रखना, नॉर्थ सी में। और WTI को वेरी लाइट और वेरी स्वीट होता है, और ये बस लाइट और स्वीट होता है। और API ग्रेविटी और सल्फर कंटेंट देख सकते हो, वो 0.24 0.40% है। और WTI लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा वो होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा ओनरस रहता है, जबकि ये वाटर बॉर्न है ब्रेंट, तो इसके लिए ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेहतर है, ओके। नाउ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में देख लेते हैं। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट 1995 से इस्टेब्लिश किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना, कमर्शलाइज करना और इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना। तो अब इसके रोल्स क्या हैं, पहली बात तो ये एंटरप्राइज को एनकरेज करते हैं टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स लेने के लिए, और दूसरी बात जो इंडस्ट्रियल कंसर्न्स है उनके लिए इक्विटी कैपिटल या लोन्स देते हैं, और रिसर्च और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए
फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंडियन ओशन कमीशन ने ग्रांट किया था, ये मतलब मार्च में ग्रांट कर दिया था ऑब्जर्वर स्टेटस टू इंडिया। तो उसके बारे में देख लेते हैं कि आईयूसी जो है ये 1982 में फाउंड किया गया था। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 5 स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं वेस्टर्न इंडियन ओशन के। कौन कौन से हैं ये हैं कोमोरोस, मडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन और सेशल्स। तो जो आपके राइट साइड पे पिक है उसमें आपको पांचों कंट्रीज दिख जाएंगी। और ये अब इम्पॉर्टेंट क्यों है आईओसी, क्योंकि अपनी जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से, क्योंकि ये की चोक पॉइंट में आता है। जो आइलैंड्स हैं पांचों ये की चोक पॉइंट के हैं। तो आपको दिख रहा होगा मोजाम्बिक चैनल, तो इसके आसपास ही हैं, तो इसकी वजह से ये आईओसी जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके कुछ अचीवमेंट्स देख लेते हैं। तो 2012 में इन्होंने, ये 4 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक थी जिसने मेस प्रोग्राम को लॉन्च किया था। मेस प्रोग्राम क्या था, ये एक ईयू फंडेड प्रोग्राम था टू प्रमोट मैरीटाइम सिक्योरिटी इन ईस्टर्न एंड साउथ अफ्रीका एंड इंडियन ओशन। और इसने एक मैकेनिज्म मतलब स्टैब्लिश किया था सर्वेलेंस और कंट्रोल करने के लिए, जिसके लिए 2 सेंटर बनाए गए थे मेडागास्कर और सेशल्स में। और ये क्या करते हैं प्लेटफॉर्म्स, एक्चुअली जो मैरीटाइम क्राइम होता है उसके अगेंस्ट डिटरेंट का काम करते हैं। और इसके अलावा एंटी पायरेसी के लिए ऑलरेडी जो यूएस वगैरह ने यहाँ पे नेवल फोर्सेस डिप्लॉय किए हुए हैं तो उनको भी सपोर्ट करते हैं। अब इंडिया और आईओसी में क्या रिलेशन है, कैसे मतलब ये क्लोज आ सकते हैं। तो इंडिया हालांकि आईओसी का पार्ट नहीं है बट स्टिल मतलब कनेक्शन है। और मल्टीप्लायर इफेक्ट, तो जो लोकल सक्सेसेस होते हैं एट कर्बिंग मैरीटाइम थ्रेट्स थ्रू आईओसी, इनका ब्रॉडर सिक्योरिटी डिविडेंड्स रहता है इंडियन ओशन स्पेस में। तो इंडिया के ऊपर भी इसका इफेक्ट रहता है अगर आईओसी मतलब जैसे हमने देखा मैरीटाइम क्राइम वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया में भी वो क्राइम नहीं पहुंचेगा। फिर दे कैन बी पोटेंशियल पार्टनर, तो इंडिया का एक सागर विजन है जो कि विच इज़ इंटेंडेड टू बी कंसल्टेटिव, डेमोक्रेटिक एंड इक्विटेबल। और उसी तरीके से आईओसी का विजन है ऑफ रीजनल सिक्योरिटी, तो जिसकी वजह से इंडिया कैन कम क्लोज टू आईओसी, ओके। Now next is COVID-19 crisis has for the first time brought migration and their exodus, mass migration to the center stage of public health and disaster response in India. तो यही चीज़ हमने अभी देखी थी, तो इसका देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है। तो माइग्रेंट वर्कर्स की बात क्यों अभी इतनी ज़्यादा हो रही है, इसलिए क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। पहली बात तो जो नंबर्स इन्वॉल्व हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा लोग अगर कुछ मतलब माइग्रेट करते हैं तो उसकी वजह से बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इंडियन इकोनॉमी जो है खासकर ग्रोथ सेंटर्स की, वो इनकी सर्विसेज पे डिपेंड करती है। जैसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हो गई हार्वेस्ट सीजन के टाइम पे, तो वो माइग्रेंट्स पे, सीजनल माइग्रेंट्स पे डिपेंड करेगी। वैसे ही जो कंस्ट्रक्शन वाले सेक्टर्स हो गए, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग हो गई, तो वो सब भी इन माइग्रेंट वर्कर्स पे डिपेंड करते हैं। अब जो ये माइग्रेंट वर्कर्स होम स्टेट्स चले जाते हैं यूपी बिहार, तो इट बिकम्स अ इकोनॉमिक शॉक फॉर दीज स्टेट्स, ओके, व्हेन दे रिटर्न फ्रॉम दिल्ली मुंबई। एंड कोई भी कंपेंसेटरी सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड नहीं होते हैं अब उन स्टेट्स के पास में कि जो इन वर्कर्स को दिए जा सकें। और जब एपिडेमिक्स हो जाता है तो ऐसे सीजनल माइग्रेंट्स का जो एक्सोडस होता है वो डेंजर क्रिएट कर सकता है। वो मतलब डिजीज़ हो सकता है कि वो और ज़्यादा रूरल एरियाज में स्प्रेड हो जाए, ओके। और लाइवलीहुड का लॉस भी होता है क्योंकि जो ये सारी चीज़ें होती हैं वर्क फ्रॉम होम या पेड लीव, ये मिडिल क्लास उनके लिए रहती है, वर्कर्स के लिए रहती है, नॉट फॉर द सीजनल माइग्रेंट वर्कर्स, ओके। और लो क्वालिटी ऑफ लाइफ हो जाती है, मतलब यहाँ पे उनको प्रॉपर सैनिटेशन नहीं मिल पाता है, हाइजीन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ सर्विसेज, ये सारी फैसिलिटीज़ इनको नहीं मिल पाती हैं। और इसके अलावा दे आर वल्नरेबल टू इन्फेक्शन, जो पैथेटिक लिविंग कंडीशंस होती हैं माइग्रेंट्स की स्लम लाइक कॉलोनीज़ में। अब जो ये गवर्नमेंट का रिलीफ पैकेज है विच इज़ ऑफ ₹1.7 लाख करोड़, इससे कोई फ़ायदा क्यों नहीं होगा इन माइग्रेंट्स को। तो
तो मतलब वही है कि जब तक ये घर वापस नहीं आ जाते, इनको मनरेगा वेजेस तो अगर बढ़ा भी दिए वेजेस, लेकिन इनको फ़ायदा ही नहीं मिलेगा। फिर जो सिटी में रह रहे हैं और उनके पास में राशन कार्ड होल्डर वो नहीं है, तो जो एडिशनल फ्री फूड ग्रेन्स मिलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, वो इनको नहीं मिल पाएंगे। और कई सारे सीजनल माइग्रेंट्स होते हैं, वो लैंडलेस होते हैं, तो उनको पीएम किसान में भी फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। ओके। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज़ दैट नासा केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने डिस्कवर किया है अर्थ लाइक एक्सोप्लैनेट केपलर 1649c, और ये जो प्लैनेट है ये उसके स्टार के हैबिटेबल जोन में है। तो कुछ टर्म्स देख लेते हैं। एक्सोप्लैनेट क्या होता है? ये एक प्लैनेट होता है आउटसाइड द सोलर सिस्टम। फिर केपलर स्पेस टेलीस्कोप जो है ये एक ऑब्जर्वेटरी है, नासा ने लॉन्च करी थी टू डिस्कवर अर्थ साइज प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग अदर स्टार्स, और ये 2009 में लॉन्च हुई थी और 2018 में डीकमीशन्ड हो गई थी। और हैबिटेबल जोन क्या होता है, जिसको जो कि गोल्डीलॉक जोन भी कहते हैं, ये एक एरिया स्टार के अराउंड ऐसा एरिया होता है जो ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है, ताकि वहाँ पे लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सके उसकी सरफेस पे। तो जैसे हमारी अर्थ है तो वो सन के गोल्डीलॉक जोन में है। ओके। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज ई रक्तकोश पोर्टल। ये सेंट्रलाइज ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम है। सॉरी फॉर द मिस्टेक ओवर हियर, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। और ये कॉम्प्रीहेंसिव आईटी सोल्यूशन है टू स्टैंडर्डाइज एंड स्ट्रीमलाइन द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ऑफ ब्लड बैंक्स। ठीक है, 2016 में आई थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर, और इसमें इट इन्फोर्सेस ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और नेशनल ब्लड पॉलिसी स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस टू इंश्योर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ब्लड। मेन यही याद रखना है, रक्त कोष पोर्टल है, रक्त उसमें है और कोष की बात कर रहे हैं, तो सेंट्रलाइज ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम है। ओके, ब्लड बैंक मैनेजमेंट। नाउ यूनिफाइड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है कोविड की वजह से। तो यूसीसी क्या है? ये एक एनुअल मीटिंग है 3 आर्म्ड फोर्सेस की, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। यहाँ पे क्या होता है, इंडिया की लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को प्लान किया जाता है, और ये प्लेटफॉर्म होता है फॉर डिस्कशंस एट द अपेक्स लेवल ऑन ऑल जॉइंट इशूज एंड इनेबल स्टॉक टेकिंग ऑफ प्रीवियस ईयर एंड प्लानिंग द वे अहेड फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, और चेयरमैन जो होता है यहाँ का वो डिफेंस मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है डिफेंस का, और इसको मिनिस्ट्री के टॉप ऑफिशियल्स भी अटेंड करते हैं, एनएसए, सीडीएस, सर्विस चीफ और सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द 3 सर्विसेज, ये सब इसको अटेंड करते हैं। नाउ फेक वैक्सीन्स एंड ड्रग्स आर अप फॉर सेल ऑन डार्क वेब। तो साइबर क्रिमिनल्स के लिए ये कोविड-19 जो है एक गोल्ड माइन हो गया है, क्योंकि ये अब बायर्स को ऐसी वो कर रहे हैं कि इसका क्योर आ गया है हमारे पास, इसकी प्रिवेंटिव मेडिसिन आ गई है, और ये एक्चुअली में वैक्सीन्स और कुछ नहीं है, एम्फिटामाइंस और मैरिजुआना है। तो कुल मिला के मतलब ड्रग्स वगैरह यहाँ पे डार्क वेब पे इस तरीके से सप्लाई कर रहे हैं, एंड ये ज़्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ब्लॉग से किया जा रहा है, और इनिशियली यूरोपियन इंटरनेट यूज़र्स को टारगेट कर रहे थे, तो जिसकी वजह से ऐसे प्रोडक्ट इन लोग ले रहे थे जो ना ही डिलीवर किए जा रहे थे, और इसकी जगह पे क्या हो रहा था कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड हो जा रहे थे, जो कि फिर इनके पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे पासवर्ड वगैरह चुरा रहे थे। तो आपको भी कॉशियस रहना है, इस तरीके की चीज़ें आए तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब आप ये चीज़ पढ़ चुके हो कि ये क्या है, डार्क वेब है। अब डार्क वेब होता क्या है? ये वर्ल्ड वाइड वेब कंटेंट है जो कि डार्क नेट पे ही एग्जिस्ट करता है, एंड इट यूजेस द इंटरनेट बट इट रिक्वायर्स स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशंस या ऑथराइजेशन टू एक्सेस, जिससे यूज़र्स जो है अपनी आइडेंटिटी को ईजिली हाइड कर लेते हैं। तो इसमें डार्क वेब में क्या क्या आता है? स्मॉल फ्रेंड टू फ्रेंड, पीयर टू पीयर नेटवर्क भी आते हैं, और पॉपुलर नेटवर्क जैसे कि टॉर, फ्री नेट, I2P, राइफल, इस तरीके के चीज़ें भी आती हैं, विच आर ऑपरेटेड बाय पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स। अब हाई लेवल ऑफ इंक्रिप्शन होने की वजह से वेबसाइट्स जो हैं वो जियो लोकेशन और IP यूज़र्स की ट्रैक नहीं कर पाती हैं, और जो होस्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन यूज़र्स नहीं ट्रैक कर पाते हैं, तो इसकी वजह से पूरा इंक्रिप्टेड रहता है और यहाँ पर सारी गलत एक्टिविटीज़ होती हैं। तो अब पता
चल गया है तो इन चीज़ों में मत जाइएगा। अच्छे से तैयारी कीजिए अपने एग्ज़ाम की, और जिस चीज़ के लिए आपने सोचा है, जो आपका बर्निंग डिज़ायर है, उसी को अकम्प्लिश करने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा टाइम मिला हुआ है, इस टाइम पे बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, तो पूरा यूटिलाइज़ कीजिए। एंड डोंट गेट क्रेजी विथ लोनलीनेस, गेट क्रेजी फॉर आईएएस। बट हाँ, इस टाइम पे इनर पीस भी रखिए अपने अंदर, ताकि आप फोकस्ड रहें, मोटिवेटेड रहें। दैट्स ऑल फ्रेंड्स। अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और ज़्यादा मोटिवेशन मिले इसको एक्सपैंड करने का और आपको और ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने का। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।